देश भर में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हर 9 में से एक भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2025 के बीच जो लिए गए जो डेटा हैं, उसमें 2,28,000 से ज्यादा सैंपल्स में से 10.7% सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जबकि अप्रैल से जून 2025 के बीच जांचे गए 2,26,000 सैंपल्स में से संक्रमण की जो दर है वो बढ़कर 11.5% हो गई है। यानी सिर्फ 3 महीने में संक्रमण दर में करीब 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आईसीएमआर की ये रिपोर्ट उसके वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब नेटवर्क यानी वीआरडीएल के डेटा पर आधारित है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देश में संक्रामक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में ये हालात एक बड़े हेल्थ संकट में बदल सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आईसीएमआर ने संक्रमण को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, क्या ये चेतावनी है या किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या हमारी मेडिकल और लैब व्यवस्था इतने बड़े संक्रमण को संभालने के लिए तैयार है? साथ ही लोगों में बढ़ता संक्रमण, क्या ये जागरूकता की कमी है या सिस्टम की नाकामी है? एक और सवाल ये है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे कौन जिम्मेदार है? मौसम, स्वच्छता या फिर लापरवाही? क्या सरकार और आम जनता संक्रमण नियंत्रण की नई रणनीति बना सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। संजीव बगई हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक से, और साथ ही नरेंद्र जी भी हैं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। हमारे दर्शकों को जागरूक भी करेंगे। काफी अहम और संजीदा विषय है। उम्मीद करते हैं वह आपके विचारों से, आपके राय से उनको काफी फायदा आज होने वाला है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि हर 9वां भारतीय किसी संक्रमण से जूझ रहा है। क्या ये आंकड़ा हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है क्या? स्वाति जी, आपसे मेरा ये सवाल था। चलिए, स्वाति जी के कुछ ऑडियो में दिक्कत है। यही सवाल मैं संजीव जी के पास पूछता हूं। संजीव जी, अगर हर 9वां भारतीय किसी संक्रमण से जूझ रहा है तो क्या अपने हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है क्या? गुड इवनिंग। ये अर्ली वार्निंग है, चेतावनी है। हमें पता है कि इंडिया में 2 प्रकार का जो हम कहते हैं डंबल सिचुएशन है। एक ओर पर हमारे पास राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और दूसरी तरफ हमारे पास इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो ये जो 0.8% जो बढ़ा है, अब 11.5 हुआ पिछले एक क्वार्टर में, ये अर्ली ट्रेंड सिग्निफाई करता है। ये हमें ये बताता है कि हमें सतर्क रहना है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट पर तवज्जो देनी है, अर्ली टेस्टिंग पर देखना है और जो लोकल आउटब्रेक्स हो रहे हैं उनको हमने काबू पर रखना है। जैसे प्रोलॉन्ग्ड मानसून्स हुए हैं इस साल ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके साथ जो डायरियल डिजीजेज हैं, डेंगू, मलेरिया, उस तरह से ज्यादा है। जो सीजनल शिफ्ट है उसके साथ इन्फ्लुएंजा और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ज्यादा है। ये चीज जरूरी याद रखने की जरूरत है कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, इन्फेक्शियस डिजीजेज है, जो वीकर स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली, उसमें 30% का जो टोटल डेथ रेट है वो इसके कारण है। जो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स है उसमें 20% है, पर फिर भी 10 मिलियन इंडियंस हर साल इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ उनकी डेथ हो रही है। तो हमें ये पैन इंडिया प्लान करना है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट, बट इससे भी ज्यादा है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक कैंपेन, ताकि आदमी सैनिटेशन पर, अपनी ओन प्रिवेंटिव हेल्थ पर, डॉक्टर के पास जाने का क्या वार्निंग साइंस है उस पर तवज्जो दे। ओके, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब मैं अगला सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि ये लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि कौन कौन सी जो अहम गलतियां हैं जो लोगों की तरफ से होती है रोजमर्रा की लाइफ में, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, ताकि वो जागरूक हों, उनको जागरूक करें। मैम,
बिल्कुल देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत सारी चीजों की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करती है। खास तौर से अगर आप देखें, एक तरफ जहां क्लाइमेट अब बहुत तेजी से बदलना शुरू हो गया है, गर्मी के मौसम में सर्दी लग रही है, बरसात का टाइमिंग अब फिक्स नहीं रहा है, कभी भी होने लग जाती है। ये सब चीजों की वजह से जहां संक्रमण बढ़ा है, वहीं जैसा आपने अभी कहा, एक बहुत बड़ी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोग भी अब बहुत लापरवाह हो गए हैं। अगर अब आप देखें तो जो हम लोग बार बार बात करते हैं, देखिए 80% जो इन्फेक्शंस हैं वो केवल हैंड वॉश करने से बच सकते हैं। यानी कि हम बिल्कुल भी अब इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हाथ धो करके हमें कुछ खाना पीना है, बच्चों को सिखाएं ये चीज। ये हमसे बहुत बड़ी गलती है जो बार बार मिस होती है। वहीं अगर अब आप देखें कि लोग जो है बहुत ही बाहर खाना जो है शुरू हो चुका है, जो अच्छी डाइट थी, एक्सरसाइज थी जो हम लोगों की लाइफ में, वो सब चीजें अब एक दरकिनार हो चुकी है। और अब आप देखें तो स्विगी, जोमेटो, कहीं से भी खाना ऑर्डर कर लेना, कुछ भी कर लेना, हर बेवक्त जो है लोग ये सब चीजें खाने लग गए हैं। और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर भी काफी असर पड़ा है। तीसरी चीज देखिए, वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो बच्चों के लिए है, टीकाकरण अभियान बच्चों के लिए चलता है, टीकाकरण की चिंता बच्चों के लिए करनी है, लेकिन बड़ों के लिए भी वैक्सीन हैं। और खास तौर से जो इन मौसम में लगने वाली वैक्सीन हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, 65 साल से ऊपर है तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, टाइफाइड के बूस्टर्स लोग लगवा सकते हैं, ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, तो ये सब की तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं रहता है। अगर समय रहते इन चीजों को अगर लगवा लिया जाए तो भी बहुत सारे लोग इन बीमारियों से, परेशानियों से बच सकते हैं। वहीं बाहर का खाना जब आप खाते हैं, खासतौर से खुला हुआ सड़क पे खाना खा रहे हैं आप, या आप ऐसी जगह से खाना खा रहे हैं जहां सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, तो इस मौसम में हम बहुत ज्यादा जॉन्डिस यानी कि हेपेटाइटिस होते हुए लोगों में देखते हैं, टाइफाइड की परेशानियां देखते हैं। तो ये सब चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप स्वच्छ पानी पी रहे हैं, खाना अच्छी जगह से खा रहे हैं, जहां मक्खियां भिनभिना रही हैं या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया है वहां से आप खाना नहीं लेकर के खा रहे हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना। और वहीं क्योंकि देखिए अभी डेंगू का सीजन है और अब हम देखते हैं कि मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो वो ध्यान भी लोगों को अपना रखना होगा कि घरों के अंदर आसपास खुद जो आप पर्सनल केयर कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए, वो सब चीजें करना भी बहुत जरूरी है ताकि ये मच्छर नहीं फैले। और वहीं आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है अपनी इम्यूनिटी पे लगातार काम करना, अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, नींद का अपना ध्यान रखना, हर साल अपने टेस्ट कराना, ये देखना कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हो। तो वो चीजों के ऊपर जो है एक अच्छा फोकस होना बहुत ही जरूरी है लोगों का। नहीं तो जैसे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक चलन जो हम देखते हैं कि थोड़ी सी बीमारी हुई और लोग एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, या इधर उधर से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, अपने मन से शुरू कर देते हैं, या किसी ने प्रिस्क्राइब करी है तो बीच में कोर्स छोड़ देते हैं। इन सब चीजों से भी हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन दर बढ़ रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो भारत जो है अब उस श्रेणी में आ गया है जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हर साल लगभग 60,000 बच्चे, नवजात शिशु की मृत्यु इसलिए हो रही है भारत में क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से लोग अपने आप फार्मेसी से लेकर के खा लेते हैं, दोस्तों से पूछ करके खा लेते हैं, और आजकल तो AI का जमाना आ गया है तो इंटरनेट पर देख करके अपने आप से खाने लग गए। इन सब की वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, और ये जो इन्फेक्शन का एक विशियस साइकिल है वो इसको हवा देता है, उसकी वजह से और इन्फेक्शन बढ़ता है और एंटीबायोटिक का यूज बढ़ता है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपने आप से बिना डॉक्टर के संपर्क में आए, उनकी सलाह के बिना इस तरह की दवाइयां बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे इम्यूनिटी को कम करती हैं और ऐसे बग्स आने शुरू हो जाते हैं वातावरण में जो कि उन एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो समय के साथ खड़ी होगी। ओके, यानी कई सारे आपने अहम पॉइंट्स बताए हैं जिसमें लोगों की खाने पीने की जो आदत है, लाइफस्टाइल की आदत है, जो ऑनलाइन जिस तरह की फूड डिलीवरी चल रही है या सड़कों पे खुले में खाना, उसकी कोई चिंता नहीं करना, फिर एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के, इस तरह की आदतें, और आपकी खुद की लाइफस्टाइल भी इस तरह की होती जा रही है और साथ ही पॉल्यूशन के लेवल भी उसी तरह के बढ़ते रहे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कुल मिलाकर इस तरह के संक्रमण के दर हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहता भी हैं, नेशनल चेयरमैन है ICMR के। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर
डॉक्टर नरेंद्र, आपने वक्त निकाला है। सर, जो आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो काफी घबराने वाली है, क्योंकि संक्रमण की दर जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, क्या हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है, या आपको लग रहा है कि टेस्टिंग को लेकर हम ये सुधार ज्यादा हुआ है अपने देश में, उस वजह से इस तरह के नंबर आ रहे हैं? पहले तो मेरा नाम मेहता नहीं, मैं मेहरा हूँ। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, करेक्ट करता हूं। And I'm a former dean of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and I spent all my life in Delhi. Okay. You're very right. You know, earlier we used to have only 2 apex labs in India. One was in National Institute of Virology, and the other was National Center for Disease Control in Delhi. And these 2 labs were doing all their jobs. You know, in 2016, the government of India decided, and this is after, of course, the pandemic. Earlier than that, even that we will create 160 or 165 what we call the VRDL centers around the country. These are viral research and diagnostic laboratories, and their job would be to create an infrastructure for timely. Should I speak in Hindi? I'm sorry, I'm speaking in English. लार्जर पार्ट के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिंदी बेल्ट से हैं, अगर हिंदी में आप उसे समझा पाए तो ज्यादा कनेक्ट होंगे। मैं हिंदी में ही कहूंगा। मैं ये कह रहा था कि पहले हमारे पास सिर्फ 2 लैब्स होती थी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बहुत ही नोन है, और एक ये NCDDC दिल्ली में था। और 2016 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको बढ़ाएं, और आज के दिन हमारे पास 165 लैब्स हैं, 65 सेंटर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। दीज आर ऑल वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, दे हैव fantastic SOPs and all that. So their job is to identify viruses and other agents. जो viruses disease causing है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि नॉवल और अननोन वायरसेस जो आ जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। ऑल्सो अनदर सॉर्ट ऑफ जो इसका यूज था इन 165 लैब्स का, कि पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ जिनको हम क्या कहते हैं बायोटेररिज्म, वो ना कहीं आ जाए यहाँ। तो ये 3 लेवल पे बनाई गई हैं। एक स्टेट लेवल पे है, एक तो है ये रीजनल लैब्स हैं, 11 रीजनल लैब्स हैं, दे आर इन एवरी रीजन ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास करीब 25 स्टेट लेवल लैब्स हैं, और बाकी लैब्स हैं मेडिकल कॉलेज। द पॉइंट वाज कि हर मेडिकल कॉलेज में VRDL टाइप के लैब हो। तो आज के दिन हमारी सर्वेलेंस और वायरसेस को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको जानकर ये रहेगा कि 2004 से 14 तक और 14 से 24 तक 10 साल में हमने 40 लाख सैंपल्स को टेस्ट किया था, और उसमें पैथोजन का रेट जो आ रहा था वो 18.8 था। आज जो आप दिखा रहे हैं डेटा वो 11.5 है। तो 11.5 इस क्वार्टर में आया, सेकंड क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में 10.5 था। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस तो हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन और कहां से सैंपल लिए गए एंड ऑल दैट। ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है। हाँ, ये जरूर कहता है कि ये जो लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और अब तो हम हमारे पास हर शहर में है ये लैब, इनका काम ही यही है। तो वो डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम दे रहे हैं, और ये एक सेंट्रल जगह पे जाके फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो जंप इस क्वार्टर में आया, सेकंड क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में 10.5 था। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस तो हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन और कहां से सैंपल लिए गए एंड ऑल दैट। ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है। हाँ, ये जरूर कहता है कि ये जो लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और अब तो हम हमारे पास हर शहर में है ये लैब, इनका काम ही यही है। तो वो डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम दे रहे हैं, और ये एक सेंट्रल जगह पे जाके फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो जंप आप दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कि हमारी वो जो कैपेसिटी है आइडेंटिफाई करने की वायरसेस को, वो बढ़ गई है, वो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट में है। और ये आप हर क्वार्टर में जाके देखेंगे। और अब बड़ी अच्छी बात है
कि ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अब क्वार्टरली डेटा को देखता है, तो ये हमें टाइमली वार्न भी कर सकता है कि नंबर कहीं बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा, और अगर बढ़ रहा है तो कौन सा है। आपने देखा ये जो डेटा आपने बताया हमको, ये 5 वायरसेस के लिए है और ये बड़े कॉमन वायरसेस हैं, तो हमें उसी से देखना पड़ेगा कि कहीं डेटा बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहा। ऐसा तो कुछ है नहीं है अभी, तो कोई अलार्मिंग की बात नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि सब लोगों को भी देखना पड़ेगा। ये जो AMR का इश्यू मैडम ने रेज किया, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। घर में somebody falls sick, सारे डॉक्टर हैं, वो कह देता कि मेरे दोस्त ने ऐसे कहा कि ये वाली एंटीबायोटिक ले लो ना, वायरसेस में भी वो लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इससे वो जो प्रॉब्लम है हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एक एस्टिमेट ये है कि अगर AMR को हम रोक नहीं पाए, और AMR का बाय द वे क्लाइमेट चेंज के साथ भी काफी रिलेशनशिप है, न्यू डेटा दिखाता है। अगर हम इसको रोक नहीं पाए तो नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं AMR से ज्यादा रहेंगी कंपेयर टू कैंसर इवन। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके कारण थोड़ा सा स्पाइक आपको दिख रहा है एक क्वार्टर से दूसरे में जाके। हो सकता है कि थर्ड में थोड़ा सा और भी ज्यादा आ जाए, बिकॉज जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स हैं ये सीजनल भी हैं, सीजनल जहां के फ्लू वायरस भी ज्यादा रहता है। तो ये माइनर सी स्पाइक इधर उधर आएगी, और उसके मैंने बताया कई कारण है। तो हमारे लैब्स की कैपेसिटी आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, सभी लैब्स वैलिडेटेड हैं, प्रॉपर्ली वैलिडेटेड। अब तो ये ICMR और DHR इस जगह पे जा रहे हैं कि ये लैब्स हैव नाउ कम टू अ स्टेट कि इनको बढ़ गया है, तो इस वजह से भी इस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित रामदेव भी हैं KIMS हॉस्पिटल से। सर, इस रिपोर्ट जो ICMR की जो रिपोर्ट है, इसमें इन्फ्लुएंजा ए जैसे वायरस का भी जिक्र है। क्या ये सर्दी जुकाम की सीमाओं से आगे बढ़ चुका है क्या? ये आमतौर पर इन्फ्लुएंजा एक बहुत कॉमन बीमारी है, सदियों से चली आ रही है, कोई नई बीमारी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम तभी होता है जब ये ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है। जैसे मैडम ने अभी बताया कि हमारी इम्यूनिटी लेवल कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक डायबिटीज। ऐसे मरीजों को जब ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है, तब उनमें इसके लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पाए जाते हैं, और पेशेंट ICU तक पहुंच जाता है, और इसमें जान का भी जोखिम बन जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट जिनकी इम्यूनिटी कम है, इनको छोड़ा तो फिर ये पेशेंट ये एक मामूली सी बीमारी है जिसको आराम से कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे प्रिकॉशंस हम कोविड के दरमियान ले रहे थे, अब वो उस तरीके का सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन वो सब अब नहीं रहा। इसके कारण थोड़ा सा ये फैलाव बना रहेगा। और जैसे मैडम ने अभी भी कहा कि वैक्सीनेशन का अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन काफी सालों से अवेलेबल है। ये एडल्ट्स में, मतलब बड़ों में लिया जाना चाहिए, और ये अभी तक उसका वैक्सीन का फैलाव इतना नहीं हुआ। ये एक कारण हो सकता है कि ये बीमारी फैल रही है। बट ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ICU में पेशेंट्स वेंटिलेटर पे उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जा रहा है, तो ये सिचुएशन को डेफिनेटली कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे अभी पैनलिस्ट ने जैसे बताया कि हम अपने हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन का अगर ख्याल रखें, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम ले, और ऐसे पेशेंट जिनको अंडरलाइंग लंग डिसीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, इनको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए इस तरह की बीमारियों से, और वैक्सीनेशन अपना करवा लेना चाहिए। तो डेफिनेटली इस चीजों को अमित जी आपसे एक और सवाल मैं पूछना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में कौन कौन से नए रेस्पिरेटरी वायरस सामने आ रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए थे? नहीं, अभी ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन है नहीं। कोई ज्यादा नए वायरस हमने ऑफ लेट देखे नहीं है कोरोना के बाद। वही अपने वायरसेस है। जैसे सर ने बताया अभी कि डिटेक्शन हाँ जरूर बढ़ा हुआ है।
आजकल जो पीसीआर टेस्ट होता है उससे बायोफायर हम जो कहते हैं रेस्पिरेटरी बायोफायर, इससे कई ज्यादा कम से कम 20 वायरसेस का हम पता लगा सकते हैं और उसमें कई बार वो रिजल्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। इसके कारण आंकड़े बढ़ जाते हैं, बट आमतौर पे ये सारे वायरसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब इसके लिए कोई अभी एक्सपेंशन उस तरह का नहीं दिख रहा है। संजीव जी को भी जोड़ते हैं, संजीव बगई साहब को। सर, ये संक्रमण की बात करें, जो इन्फेक्शन है उसको और क्रॉनिक डिजीज का, इसके बीच में क्या कुछ लिंकेज है क्या? जैसे डायबिटीज, किडनी, हार्ट संक्रमण की वजह से जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनके लिए खतरा ज्यादा हो जाता है? तो दो पार्ट है इसमें। एक तो है कि जो भी आदमी वनरेबल है या बच्चा वनरेबल है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, सीओपीडी, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो स्टेरॉइड्स और बाकी दवाइयां ले रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो उनको और केयरफुल रहना है। पर मैं एक और चीज इसमें कहना चाहता हूं कि बहुत से जो इन्फेक्शंस हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है, ये वन ऑफ बीमारी नहीं रहती, तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत है। जैसे जो मस्कीटो से चिकनगुनिया फैलता है, हफ्तों और महीनों तक बच्चों को या यंग एडोलेसेंट्स या एल्डरलीज को घुटनों में या जॉइंट्स में पेन या मसल पेन हो सकती है। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डेंगी फीवर, जो मस्कीटो बाइट से आता है, उसके रिजॉल्व होने के बाद भी काफी अरसे तक न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हमें मोर पब्लिक एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन चाहिए बच्चों के लिए प्लस एडल्ट्स के लिए, और बहुत जरूरी है हमें री एम्फेसाइज करना है क्लीन हैंड्स, क्लीन फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम ये तीन चीज पर ध्यान रखें, बहुत से इन्फेक्शंस कंट्रोल में आ सकते हैं। लोकल एनवायरनमेंट क्लीन रखना है। एयर पोल्यूशन जो आजकल स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में है, उसके साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफी हद तक ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो हमें ओवरऑल पब्लिक मैसेजिंग पर ध्यान देना है ताकि हम ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पर रीच आउट कर सकें। चलिए स्वाति माहेश्वरी जी के पास चलते हैं वापस से। मैम, आपसे मेरा एक सवाल यह है कि क्या बच्चे और बुजुर्ग ये इन्फेक्शन की चपेट में सबसे ज्यादा आ जाते हैं, और इन लोगों को बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मैम? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक बात कही कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादा इन्फेक्शंस की चपेट में आते हैं, और इसका साफ तौर से जो कारण है वो ये है कि चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, इन लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। एडल्ट्स के मुकाबले बच्चों का सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, साथ ही समय के साथ उनके जो अंग हैं वो भी जीर्ण होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग ज्यादा रिस्क पर डेफिनेटली होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो ये स्टडी उजागर कर रही है वो ये है कि देखिए, अब हमारे भारत की अगर आप बात करें तो एडल्ट्स भी जो हैं वो अब डायबिटीज के, कैंसर के, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग की प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें अब हम बहुत जल्दी देखने लग गए। यानी कि जो उम्र दराज परेशानियां थी वो अब बहुत जल्दी लोगों में होने लग गई, और ये साफ तौर से ये इंगित कर रहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना बिगड़ गया है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है। हम जल्दी जो है इन्फेक्शंस पकड़ रहे हैं, लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल की तरफ हमारा ध्यान है वो जाना बहुत जरूरी है। और देखिए, एडल्ट्स ही हैं जो दोनों के लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चे वही करते हैं, ज्यादातर बच्चे वही कॉपी करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखते हैं। तो अगर बड़े लोग भी, एडल्ट्स भी अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखेंगे तो सीधी सी बात है कि बच्चों का लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं होगा और बच्चे भी बार बार बीमार पड़ेंगे। और वहीं बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो उनका भी खान पान, उनका भी जो एक्सरसाइज का तरीका है, ये सब चीजें कंट्रोल करना होगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या दवाइयां उन्हें चल रही हैं, तो अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके निकलना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, कौन सी वैक्सीन लगवानी है, क्या चीजें उन्हें ऐसी खानी चाहिए जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। तो ये सब चीजों के ऊपर जो है एक पूरी फैमिली का फोकस आना बहुत जरूरी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी को जो है
चीज का ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, अगर हम रात को लेट सो रहे हैं, 2-3 बजे तक हम मोबाइल में लगे रहते हैं, लेट सोते हैं, हमारा नींद का साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया है, पानी हम बिल्कुल पी नहीं रहे हैं, लाइफस्टाइल की वजह से काफी बीमारियां हो रही है। आपके जो मैसेजेस है काफी स्ट्रांग है मैम, वक्त कम है। नरेंद्र सर से एक सवाल और ले लेते हैं। सर, आपको लगता है कि भारत को भी अब एक नेशनल इन्फेक्शन सर्विलांस मिशन की जरूरत है, जैसा अमेरिका में हम सीडीसी जैसे काम करता है उस तरह के सर्विलांस सिस्टम में, और जो लोगों को जाते जाते अब क्या संदेश देना चाहेगा? सर, 1 मिनट का वक्त है सर आपके लिए। देश तो सबसे बड़ा ये है, देखिए जो आपने कहा कि चिल्ड्रन में ज्यादा है और बुजुर्गों में ज्यादा है। चिल्ड्रन में इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई ज्यादा। बुजुर्गों में है क्योंकि उनमें चिल्ड्रन में मेमोरी सेल्स भी नहीं बने होते इतने ज्यादा जितने के बुजुर्गों में है। लेकिन बुजुर्गों में बिकॉज ऑफ इम्यूनोसेनेसेंस, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ओवर एज के बाद कम हो जाती है, तो उनके लिए जो पहले भी कहा गया वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात आपने कही कि क्या इंडिया में बनाना चाहिए, इंडिया में ऑलरेडी है। ये जो हम कह रहे हैं 165 लैब्स का एक सेटअप है और ये एक ही सेंटर में जाता है। ये इनका काम ही यही है कि जो भी डेटा देश के तरह तरह के हिस्सों से कलेक्ट किया जाए और उसको एक सेंट्रल जगह पे लाके उसको किया। तो अमेरिका की तरह ही है यहाँ भी। पहले मैंने कहा जो 2 लैब्स थी, अब हमारे पास 165 लैब्स हैं और ये 3 लेवल पे है। रीजनल लैब्स हैं, स्टेट लेवल लैब्स हैं और हर मेडिकल कॉलेज में है। हर में तो नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज जब बढ़ गया बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर और भी बढ़ेगा। तो असली जो इसका व्यू यही है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, ट्रेनिंग दें हेल्थ लोगों को, हेल्थ के साथ जो जुड़े हुए हैं ट्रेनिंग दें लोगों को भी, जैसे हैंड हाइजीन के लिए कहा गया, हैंड वॉश और पानी जो है, पानी ताकि जो पिए आप वो साफ सुथरा हो। तो आई थिंक यही सुझाव काफी अहम है और हमने एक एक पॉइंट नोट कर लिया। सर, टीवी है तो हमारी पाबंदियां हैं, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी और आप लोग स्ट्रीम्ड गेस्ट थे, लेकिन बहुत ज्यादा हम इसे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, जागरूक किया। तो आईसीएमआर की रिपोर्ट ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि इन्फेक्शन अब सीजनल नहीं बल्कि हर मौसम का साथी बन चुका है। बदलते क्लाइमेट, बिगड़ते लाइफस्टाइल और साफ सफाई की लापरवाही भारत की सेहत के लिए बन रहे हैं खतरे की घंटी। समय रहते हुए सावधान नहीं हुए तो हर 9वां ही नहीं, शायद हर घर बीमार हो जाएगा। वक्त है जागरूकता बढ़ाने का और अपनी सेहत को लेकर सुरक्षा कवच देने का, क्योंकि बीमारी से बड़ी कोई खबर नहीं और स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।